नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह जिज्ञासा कोचिंग संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल का वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। कैसा लगा उसका रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके रिस्पांस के तहत ही हम अपने जो भी प्रोग्राम है उसे आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि आपको एक टेस्ट सीरीज का भी पूरा एक वीडियो ऑनलाइन सीरीज आपको अवेलेबल करा सकें रोहित सर के निर्देशन में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, आपकी रिस्पांस हम तक पहुंचती है। जब हमें पता चलता है कि हाँ, बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं, तो हमें काम करने में और भी अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज़ आप हमारी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हम आपकी मदद कर सकें। चलिए दोस्तों, हम अपनी टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, चार्टर एक्ट की स्थिति को समझ रहे थे। भारत का संवैधानिक विकास में क्या क्या महत्ता थी, क्या क्या संविधान में एक्ट्स और प्रावधान बढ़ते चले गए। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या क्या देखा दोस्तों, हमने देखा चार्टर्ड एक्ट सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, 1773 का देखा। उसके बाद 81 पिट्स इंडिया एक्ट देखा। उसके बाद जो अब हमारा जो नया टॉपिक नेक्स्ट जो चार्टर अधिनियम होगा वो क्या होगा, 1786 का अधिनियम 1786। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या स्थितियां थी, उसे हमें समझना है। ठीक है, ध्यान से। और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है पिछले वीडियो में। अगर आपको कोई समस्या हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या जिज्ञासा का जो भी नंबर नीचे आपको फ्लैश हो रहा है आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिज्ञासा टीम आपको हमेशा हेल्पफुल है और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। आइए हम देखते हैं इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला जो काम किया गया वो क्या था, गवर्नर जनरल को ना, जो गवर्नर जनरल थे, है, उन उनको मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। यानी कि मुख्य सेनापति के मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि उनकी सेना की सर्वोच्च शक्ति। समझ में आया? सेनापति क्या होता है, जो सेना का सबसे प्रधान व्यक्ति हो। यानी कि गवर्नर जनरल के अधीन क्या किया गया, सेना को कर दिया गया। सेना किसके अधीन हो गई, गवर्नर जनरल के। अब गवर्नर जनरल जो चाहे वो सेना से करा सकता है, और यह जाहिर सी बात है, शक्ति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब सेना जिसके पास होगी वो सबसे पावरफुल होगा। अब सेना में देख लीजिए, ब्रिटेन की सेना है, यूएस की सेना है, भारत की सेना है, कहते हैं ना चाइना की सेना है। ठीक है, इस प्रकार सेना जिसकी ज्यादा मजबूत होगी उस राष्ट्र को हम सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं। इसलिए सेना का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अंग्रेजों की सेना थी, ठीक है, वो किसके अधीन कर दी गई है, भारत में गवर्नर जनरल के अधीन। गवर्नर जनरल की वरिष्ठ विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करना तथा उन्हें लागू करने का अधिकार दे दिया गया। पिछले जो वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या था, गवर्नर जनरल के पास क्या स्थिति थी, कानून बनाएगा, भारत सचिव से उसे अनुमति लेनी पड़ रही थी। ठीक है, उसके बाद वही वो लागू हो सकता था, या ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो भी सिस्टम थे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले एक्ट में काफी डिटेल से पढ़ा। लेकिन अब क्या किया गया इसमें कि गवर्नर जनरल को ये पावर दे दिया गया कि वो अपने निर्णय को क्या करेगा, रद्द कर सकता है। यानी जो भी कानून या कुछ भी वैसा बना डिसीजन, उससे क्या कर सकता है, वो रद्द कर सकता है। रद्द करने के अलावा अपने निर्णय में लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया है। यानी कि वो कुछ नया डिसीजन या नया कानून कुछ भी इस प्रकार का वो क्या कर सकता है, लागू करवा सकता है। ठीक है, यानी कि उसके पास यह अधिकार होगा कि वो किसी भी नियम कानून को नए रूप से क्या करेगा, लागू करा सकता है। ये पावर क्या हो गया। अब देखिए इस स्थिति को आज के डेट में कंपेयर करके देखिए। ठीक है, लागू कराने का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। विशेष स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, जब संसद पार्लियामेंट में ना हो, सेशन में ना हो, ठीक है, तो क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर देगा। तो उसी तरह गवर्नर जनरल के पास क्या था, किसी भी नियम को, जो पुराना नियम है उसको क्या करेगा, रद्द भी कर सकता है,
उसके अलावा कोई अपना नया डिसीजन हो कोई भी, तो उसको क्या कर सकता है, लागू भी करा सकता है। उसको अब किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए इससे आपको समझना पड़ेगा, इस परमिशन की आवश्यकता ना होने के बाद क्या होगा, निरंकुशता जाहिर सी बढ़ेगी। अभी तक स्थिति क्या थी कि इनके पास पावर तो था, लेकिन इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए भी लोग था। और टाइम पीरियड देखिएगा दोस्तों, 1786 चल रहा है। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, किसके आगे की ओर, 1857 की ओर। ठीक है, इसी तरह इनको निरंकुश करते चली जाएगी गवर्नमेंट। और जैसे ही वो निरंकुश होते चले जाएंगे, ये हद से ज्यादा शक्ति का प्रयोग करेंगे। और आपको पता ही होगा कि जब हद से ज्यादा ये शक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, 1857 में विद्रोह हो जाता है। एक महान क्रांति होती है और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अहम गाथा लिखी जाती है 1857 में। तो ये कहीं ना कहीं ये 1857 की क्या हो रही है, रूपरेखा तैयार हो रही है। क्योंकि जैसे ही इनको पावर मिलेगा, कहते ही है शक्ति का असीमित रूप में आप जितना ही ज्यादा प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसका क्या होगा, हमेशा दुरुपयोग ही होगा। क्योंकि कोई भी चीज सीमा के अंदर हो तो ही ज्यादा अच्छी लगती है, सीमा से बाहर जाओगे तो यही सब होगा। फिर नेक्स्ट जो आता है, दूसरा एक्ट आता है 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट आता है दोस्तों। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे उसे देखेंगे। जैसे कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 एडी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है, तो उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, उसके टाइम पीरियड को बढ़ाया जा रहा है। तो 1793 में सबसे पहले क्या किया गया, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आगे जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि इसको अनिश्चितकालीन के लिए भी बढ़ा दिया जाएगा। बाद में क्या किया जाएगा, इनके व्यापार के अधिकार को समाप्त करके कहा जाएगा अब तुम शासन करो। दूसरे देश और दूसरे कंपनियों को अधिकार दे देंगे कि तुम भारत में अपना व्यापार कर सकते हो, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त करके क्या कर देंगे, बोलेंगे कि तुम शासन करो। मतलब टोटल निरंकुश, समझ रहे हैं, इतना ज्यादा इसको पावर दे देंगे कि ये कंपनी अपने आप को भगवान समझने लगेगा। और जाहिर सी बात है, जब कंपनी फुल पावर में आएगा तो अपना बहुत सारे कारनामे करेगा, जिसका परिणाम हम लोगों के सामने निकल कर आता है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या किया गया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर नियंत्रण अधिकरण, यानी जो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल बना था ना नियंत्रण अधिकरण के सदस्यों का, वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। यानी कि ये आ तो रहे थे इंग्लैंड से, राज हमारे ऊपर कर रहे थे, लेकिन अब इनका वेतन जो है, अभी तक ब्रिटेन कर रहा था, अब कौन करेगा, भारत के कोष से। यानी भारत का जो कोषागार है, जहां पैसे भारत के थे, उनमें से अब इनको क्या किया जाने लगा, खर्च किया जाने लगा। कि अब जो पैसा जाएगा वो कहाँ से जाएगा, भारत से कोष से दिया जाने लगा। अब इनको जो पेमेंट होगा वो भारत के कोष से दिया जाएगा। उसके बाद आता है गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषद के सदस्यों की योग्यता के लिए शर्त बना दी। ठीक है, यानी कि कौन भारत का गवर्नर जनरल बनेगा और उसके परिषद में कितने सदस्य होंगे, इनके लिए भी योग्यता बना दी गई। कैसी योग्यता, कि कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का उनको अनुभव हो। यानी कि किसी को भी उठा के गवर्नर जनरल नहीं बना दिया जाएगा, वो व्यक्ति गवर्नर जनरल बनेगा जो कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रहा हो। ठीक है, उसको अनुभव हो, किसी काम पे रहा हो, जिसके तहत ये क्यों कर दिया गया है, जाहिर सी बात है अनुभव होगा तो उसे भारत की सारी स्थिति समझ में आएगी कि भारत में क्या पोजीशन है, क्या कैसे काम करना चाहिए। वो सब चीजों को अगर वो जानेगा तो ज्यादा तरह से सरकार को चला सकता है। उसके बाद अनुभव हो, विगत शासकों का व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। ठीक है, यानी कि उस समय जो शासक थे उनके नियम के अनुसार, ठीक है, और उनके स्थान के अनुसार ब्रिटिश भारत में क्या किया गया, एक लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला लिखी गई। यानी कि रिटन में होने लगा, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से कह सकते हैं, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन
लगभग तैयार हो चुका था। ठीक है, भारत में कैसे कानून व्यवस्था चलानी है, नियमों तथा लिखित विधियों की व्याख्या न्यायालय के द्वारा करनी जानी थी। यानी कि जो भी रिटन कानून बने और उसके जो भी नियम बने, उन सब की जो व्याख्या होगी वो क्या करेगी, न्यायपालिका करेगी। अब आज के डेट में आप कंपैरिजन कर लीजिए, आज भी कोई कानून बनता है, किसी प्रकार की कानून में कोई भी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है या कुछ भी ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी विवेचना करती है। संविधान से संबंधित कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, उसकी व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। वही चीज यहाँ कह रहा है कि उस समय जो कानून बनी थी उसका व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया, न्यायपालिका को दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ, 1793 का जो एक्ट था वो हमारा 93 का वो लगभग समाप्त हो गया दोस्तों। अब देखिए आज के डेट में कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आज के डेट में चल रहा है वही क्या हमें चार्टर एक्ट में देखने को मिलता। तो देखिए जो चीज उचित थी उसी को हम लोगों ने क्या किया, यानी संविधान सभा के लोगों ने क्या किया, संविधान में जगह रखी। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में किस तरह से सवाल आते हैं उसे हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम के सवाल किस प्रकार से होंगे, तो एग्जाम में अगर हम देखने जाए दोस्तों, तो एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे, जैसे कि अब थोड़ा सा रिवीजन के टाइम पे हम आएंगे। ठीक है, जैसे सवाल आया था एक सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल आया था जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से चार्टर एक्ट के तहत की गई। तो आपको जो सवाल आएगा सीधे पूछ देगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, और आपको ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, 1773, ठीक है, 1786, 1793, ठीक है, और डी नन ऑफ द अबव, कुछ भी दे देगा। ठीक है, या यूपीएससी क्या करता है, ज्यादातर क्वेश्चन कूट में बना देता है, 1 2 3 सही 2 3 सही, इस टाइप से वो ज्यादातर सवाल देते हैं। तो मैं अभी आपका स्टार्टिंग है तो मैं सिंपल से सीधा सीधी दिखाता हूँ। तो आपको याद होगा कि जब मैं 1773 का एक्ट पढ़ा रहा था मैंने आपको क्या कहा था कि इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, और आपको एक और चीज बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, बहुत से लोग आज के डेट में कंपैरिजन करके कंफ्यूज हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बंगाल में स्थापित किया गया था, कलकत्ता शहर में, दिल्ली में नहीं थी, दिल्ली में बाद में बना। तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो क्या था, 1773 में स्थापित किया गया। उसके अलावा फिर इसमें सवाल आता है दोस्तों, सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे। तो सवाल ऐसे आ जाएगा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन में आपको 3 4 नाम दे दिए जाएंगे। अब आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पूरी तरह से याद होगा, मैंने उस वीडियो में बकायदा अंडरलाइन किया था, 2 3 बार उस वर्ड का नाम लिया था। वो कौन थे, सॉरी, वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, इनके साथ कितने जज आए थे, तो 3 4 लोगों की पूरी टीम थी। ये सारे जो फैक्ट्स हैं बड़े छोटे से हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज करके चले जाते हैं, और यूपीएससी इन्हीं चीजों को पकड़ता है कि बच्चे क्या छोड़ सकते हैं, और उसी से सवाल उठा के लाता है कि आप क्या क्या छोड़ सकते हो, और उनसे यूपीएससी आपसे क्या करेगा, सवाल बना देगा। तो इस तरह की स्थिति से हमें बचना है, अपने फैक्ट्स कॉन्सेप्ट हर चीज क्लियर करके चलना है। बाकी मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे, जिज्ञासा टीम से, किसी से भी आप तुरंत के तुरंत आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको नंबर भी हमने दिया था,
रोहित सर का नंबर है, चेतन सर का नंबर है, नीचे सब कुछ फ्लैश हो रहा है। आप कभी भी जिज्ञासा टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, पीडीएफ चाहिए हो नोट्स फॉर्म में, ठीक है, आपको कौन सी किताब प्रेफर करनी है, क्या करनी है, आपको गाइडलाइंस चाहिए किसी भी एग्जाम से संबंधित, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो कॉलेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट ये है, इसके आगे आपका क्या क्या व्यू हो सकता है, आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, ऐसा किसी प्रकार का आपको गाइडलाइंस चाहिए, आप बेझिझक जिज्ञासा से कांटेक्ट कीजिएगा। जिज्ञासा आपके लिए हमेशा से तत्पर है, आपकी मदद जरूर की जाएगी। इसके साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे आप आराम से पढ़ते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो जिज्ञासा से कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका रिस्पांस हम तक आता रहे। आपका रिस्पांस आने के बाद हम बड़े अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। हमें भी लगता है कि हाँ सामने से रिस्पांस आ रहा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हम उनके साथ और मेहनत के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपको जो भी दिक्कत हो, मैं बार बार बताता हूँ, जिज्ञासा हर तैयारी कराती है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विसेज, इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आपको किसी भी में भी गाइडेंस चाहिए, आप बिल्कुल रोहित सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ की जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, बिल्कुल दिल्ली, कोटा, उत्तर प्रदेश जैसे, रांची, झारखंड जैसे जगहों से एक जो लोगों की एक टीम बनी है, ठीक है, ये टीम बहुत मुश्किल से बनती है दोस्तों, और इस टीम का फायदा आपको उठाना है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लोगे उतना ही हमें भी खुशी होगी और आपके भविष्य में भी वो सार्थक साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त कर, थैंक यू।